गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से उनको पढ़ेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। पहले ही आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आया हुआ है आर्टिकल में। बीजेपी फर्स्ट लिस्ट फॉर लोकसभा पोल्स नेम 195 पीएम मोदी टू फाइट फ्रॉम वाराणसी अगेन। देखिए, बीजेपी की तरफ से लोकसभा की जो सीट्स हैं उनके लिए नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। अभी 195 नाम सामने आए हैं जो कि लोकसभा के लिए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पर वाराणसी से दोबारा लड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक प्रीलिम्स का सवाल बनता है, क्योंकि ये लोकसभा के नाम है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं? लोकसभा से लड़ रहे हैं। तो क्या हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल और केवल लोकसभा से हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है? आप तब तक उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको पार्लियामेंट समझाती हूँ और फिर इस सवाल का जवाब बताती हूँ। पार्लियामेंट क्या होता है? हमारे लिए यूपीएससी के हिसाब से यही जानना जरूरी है कि हमारे लिए ये जो आर्टिकल आया हुआ है इसमें अभी किसके नाम है, क्या नाम है, वो कोई महत्वता रखते ही नहीं है। अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए लोकसभा खुद में क्या है। तो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, यानी इंडियन अगर आप पार्लियामेंट को बांटेंगे तो इन 3 हिस्सों में बांट पाएंगे। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, थर्ड होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस, या फिर आप उनको प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। जब आप इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो इसी को इंडियन पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाएगा। अब लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं उसके अंदर हम इसको अपर हाउस बोल सकते हैं राज्यसभा को, और लोकसभा को लोअर हाउस बोल सकते हैं। तो ये हमारे 2 अलग अलग हाउसेस बने हुए हैं। लोकसभा के बारे में यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा पॉलिटी से। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 550 अभी तक इनके मेंबर्स की संख्या है, चुनाव के लड़ने के बाद ये आते हैं। इसके अलावा इसकी जो टर्म है वो 5 साल की होती है, यानी हर 5 साल के बाद में दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी जो लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसको दोबारा बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन होगा। वही इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। अब इन इलेक्शंस में वोट कौन डायरेक्ट डालता है? क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन है तो इसमें जो वोटिंग होती है वो होती है 18 प्लस के जितने भी मेल फीमेल जो भी यहाँ पर जेंडर है इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, वो यहाँ पर सामने आएंगे और वोटिंग करेंगे। इसी वजह से इंडिया की जो वोटिंग है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी आप यूनिवर्सल सबके सब वोट कर सकते हो, अडल्ट यानी कि आप 18 प्लस हो, और फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का आपको अधिकार है। तो ये हमारा होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। पहले 252 होते थे, लेकिन जो 2 सीट हैं अब वो एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं रखी गई हैं, इसी वजह से हम 250 को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर लोकसभा जो है वो क्या कर रहा है, हर 5 साल में ख़त्म हो रहा है, उसको दोबारा चुनाव किया जाता है और दोबारा से उस पर नया एक हम लोग क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, नए मेंबर्स आते हैं, बैठते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट भी है और कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि लगातार चलता रहता है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो फिर क्या यहाँ पर जो पहले से ही एक बार यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ राज्यसभा बन चुका है वो कभी भी रिटायर नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसके जो मेंबर हैं उनका टर्म 6 साल का है, वो हर 6 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब इसको बनाने के लिए जो हमारे पार्लियामेंट में स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने क्या किया कि राज्यसभा में अगर 6 के साल में सब रिटायर हो जाएंगे 250 के 250 मेंबर, तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए कि हर 2 साल के बाद में आप 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको रिटायर करवा दीजिए। शुरुआत में कौन 2 साल में रिटायर होगा, इसके लिए ड्रॉ किया गया था और उसमें जिनके भी नाम आए वो यहाँ पर बैठे थे। क्या राज्यसभा और लोकसभा के लिए आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर आप एक बार मेंबर हो फिर से आप दोबारा वहीं पर बैठ जाइए। ऐसा कोई टर्म के ऊपर फिक्स हमने लिमिट नहीं लगाई है कि आप नहीं बैठ सकते हो। तो अब अगर हम समझे तो राज्यसभा का समझ में आता है कि लगभग 250 में से हर 2 साल के अंदर यहाँ पर 80 मेंबर ऐसे होते हैं जो रिटायर कर जाते हैं और उन 80 मेंबरों का दोबारा से इलेक्शन होता है।
क्या हम इस इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं? इंडिया के अंदर मैंने अभी आपको बताया क्या होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या आप लोग राज्यसभा के इलेक्शन में भी वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो आम आदमी के द्वारा ना करवा कर करवाया जाता है। हमारे द्वारा जो एमएलएज को चुना गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो चुना गया है, वो इनके लिए वोटिंग करते हैं और वही इनमें जो मेंबर है अपनी अपनी स्टेट से, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके अंदर भेजते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है। अब आप यहाँ से समझ पाएंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट में उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, जिसके जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कौन करवा रहे हैं, किस तरीके से करवाया जा रहा है। करवा जो रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट तरीके से करवाया जा रहा है। और किसके द्वारा करवाया जा रहा है? जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी राज्यसभा में केवल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ लोकसभा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेंगे और एमएलएज वगैरह जो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फ़र्क क्या रह जाता है? प्रेसिडेंट के केस में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी कि जिनको यहाँ पर 12 मेंबर ऐसे चुने गए हैं राज्यसभा में कि जिनको आप नॉमिनेट कर सकते हो। कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, कि इनका चुनाव ना होगा, इन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम किया है, इन्हीं कारणों की वजह से इनकी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, या तो साइंस में कुछ अच्छा किया हो, या आर्ट में किया हो, या सोशल सर्विसेज कुछ की हो, तो इनको डायरेक्टली नॉमिनेट करके मेंबर बना दिया जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। तो ऐसे में आपको एग्जांपल भी मिल सकता है सचिन तेंदुलकर का, कि उनको भी ऐसे ही नॉमिनेट करके बनाया गया था। ये लोग जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि पता है कि जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया था ये उन्हीं के लिए वोट करेंगे, तो इसी वजह से इनको बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, जहां पर जो भी हम डेली के आर्टिकल यहां पर डिस्कस करते हैं दोनों न्यूज़पेपर से, जो कि यूपीएससी के सिलेबस के साथ रेलिवेंस रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, और क्या क्या इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के सिलेबस के साथ वो मैं आपको बताती भी रहती हूँ। तो उसी की शॉर्ट समरी, या फिर मैं बोलूँ कि प्रीलिम्स के हिसाब से जो नोट्स बनाए होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में इसमें से क्या आ सकता है, वो आपको समरी के रूप में मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप ये पीपीटी सामने देख रहे हैं जिसमें सभी आर्टिकल हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मुख्य खबर के साथ। जो मेन हमारी न्यूज़ है वो है गगनयान मिशन के प्रांत में, कि खुद में एक्चुअली में गगनयान मिशन है क्या। देखिए, ये इंडिया की तरफ से पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होने वाला है, यानी कि इंडिया, अगर हम देखें इसरो जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से बहुत सारे मिशन अब तक किए गए हैं। अभी रिसेंटली कौन सा हुआ था? चंद्रयान 2 हुआ था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हमारे लिए रहा, और बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ है जो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर पाई हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसरो क्या कर रहा है कि अर्थ से यहाँ पर ऑर्बिट्स में से निकाल कर एक मिशन भेज रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, और वहाँ पर जो मिशन होगा इसमें पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, ह्यूमंस जाएंगे। अभी तक कौन जाते थे? अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे? लैंडर्स को भेजते थे, रोवर्स को भेजते थे, जो कि मशीन के रूप में होते थे और उनके अंदर कंप्यूटर का दिमाग होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ही होने वाली है, और जो हमारे एस्ट्रोनॉट है वो इसमें जाएंगे। लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया था 2022-23 में, लेकिन अभी इसकी लॉन्चिंग जो है वो 23 के अंदर में होगी, और जो रियल लॉन्चिंग होगी उसके लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया कोविड को ध्यान में रखते हुए, जो कि 2025 में होने वाली है। अभी क्या होगा? फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह चल रहे हैं। 4th नेशन का ये होने वाला है वर्ल्ड में, कि अभी तक ऐसे 3 ही देश हैं जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च किया है, और हमारा इंडिया 4th इसमें बनने वाला है। अनाउंसमेंट कब की गई थी? देखिए, बजट 2022 आता है और उसके अंदर अनाउंसमेंट की जाती है 72
इंडिपेंडेंट डे के ऊपर, जो कि 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे मिशन गगनयान के लिए। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसरो के अंदर, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। और साथ ही में रशिया की गवर्नमेंट का ओन्ड एक ग्लावा कोस्मोस नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। क्रू सिलेक्शन अभी हो चुका है। आज मैं आपको 4 जो क्रू जाने वाले हैं उन सब के बारे में डिटेल से समझाऊंगी, बताऊंगी। बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर हो चुकी है, एडवांस ट्रेनिंग अभी रहती है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो ह्यूमन साइंस एंड बायो एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर होगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फ्लाइट सूट, ये सब इनको दिखाए जाएंगे। और क्रू की रेडीनेस कितनी है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम चल रहा है। पेलोड की बात करें, यानी कितना वजन होता है जो यहाँ पर इस रॉकेट के द्वारा लेकर जाया जाएगा। तो पे लोड के अंदर 2 चीज़ें हैं फिलहाल में रॉकेट में। पहले जो होंगी वो होगी क्रू मॉड्यूल, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट हमारे रहने वाले हैं, जो कि आप इस तरीके की ये शेप में है। और यहाँ पर जो ये ऊपर है ये क्या है, क्रू मॉड्यूल है। इसके अंदर कौन रहेंगे, चारों हमारे एस्ट्रोनॉट रहेंगे। और नीचे जो है उसको बोला जाता है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें यहाँ पर हमारे जो और इक्विपमेंट है वो यहाँ पर रहेंगे। अब इस क्रू मॉड्यूल को अगर कभी इमरजेंसी हो भी जाती है, मान लीजिए मिशन हमारा ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसको सर्विस मॉड्यूल से आप अलग भी कर सकते हो। और अलग करके ये इस तरीके से बन जाएगा, जो कि आप इसको पैरासूट की मदद से फिर बे ऑफ बंगाल में या पानी के ऊपर लेके आ सकते हो। और ये तैरने के हिसाब से ही बना है, पानी में डूबेगा नहीं। तो नेवी भी यहाँ पर रहेंगी जो कि क्या कर सकती है कि इनको बाहर निकाला जा सकता है। लॉन्च करें तो इसका जो लॉन्च व्हीकल होने वाला है वो होने वाला है GSLV Mk3, जो कि पहले इसका नाम था, अब इसको LV3 नाम से भी जाना जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से। तो 3 स्टेज हैवी लिफ्ट ये करने वाला है। और इसको लॉन्च करने के लिए गगनयान को इसरो का ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे 2 यहाँ पर अलग से मॉड्यूल लगे हुए हैं। ऊपर इस रॉकेट में हम ऊपर देख पाएंगे कि सर्विस मॉड्यूल बिल्कुल सामने की तरफ में लगा हुआ है। और हमारा जो क्रू मॉड्यूल है हैबिटेट ऑफ एस्ट्रोनॉट वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ऑर्बिटल जो मॉड्यूल होने वाला है उसमें 7 दिन के लिए ही ये क्या रहेगा, स्पेस के अंदर रहने वाला है। और अभी तक कितनी कंट्रीज़, मैंने आपको बोला था कि 3 कंट्री पहले भी ऐसा कर चुकी हैं और इंडिया 4th ऐसी कंट्री होने वाला है जो ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया 4th नेशन बनेगा। उससे पहले USA के द्वारा इसको कर दिया गया है, रशिया के द्वारा इसको कर दिया गया है, इवन चाइना ऑल्सो हैज़ डन इट। तो इंडिया अभी करने वाला है, येट टू बी डन। आगे हम देखते हैं कि मिशन की प्रोफाइल क्या होने वाली है, कैसे मिशन जो है वो काम करेगा। देखिए सबसे पहले जो हमारा LV3 है, देखिए पहले तो बहुत सारे हमारे पास लॉन्च व्हीकल है। GSLV हमारे पास है, GSLV3 हमारे पास है, PSLV है हमारे पास होता है, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से अभी हमारे पास जो कि LV3 है लिफ्ट ऑफ, वो यहाँ से उड़ेगा। 16 मिनट उसको लगेंगे लो ऑर्बिट तक पहुँचते हुए, यानी कि हमारी जो अर्थ है और अर्थ से लगभग 600 से 800 किलोमीटर ऊपर जाने में आता है लो ऑर्बिट। उससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1000 किलोमीटर से अबोव में आता है यहाँ पर मीडियम ऑर्बिट। और सबसे जो हमारा लास्ट ऑर्बिट होता है जो कि है 36,000 किलोमीटर अवे, जिसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम यूज़ करते हैं GSLV का, जो कि है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल का। तो अभी क्या है कि हम लोग लो ऑर्बिट के अंदर इसको 16 मिनट लगेंगे ऑर्बिट में पहुँचते हुए, जो कि लगभग 120 किलोमीटर के ऑर्बिट को ये कंप्लीट करेगा। फिर जब ये 400 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो उस समय पे ये ऑर्बिटल मॉड्यूल में आएगा। ऑर्बिट क्या है कि आपकी ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से कोई चीज़ जो है वो आपके आसपास ही घूमती रहेगी, आपके चारों तरफ ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे जाके वो इधर चली जाए। ये होता है ऑर्बिट। अगर जब हम अर्थ के लास्ट ऑर्बिट यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं, तो फिर हमारा जो कोई भी चीज़ है वो अर्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष के अंदर। फिर क्या होता है कि 7 दिनों तक ये जो ऑर्बिट है ये यहीं पर हमारा रहेगा। इसके बाद जब ये डी बूस्ट हो जाता है, रीओरिएंटेशन इसकी होती है और CM सेपरेशन हो जाते हैं, यानी कि क्रू मॉड्यूल जो है वो अलग हो जाएगा और हमारा जो सर्विस मॉड्यूल है वो भी अलग हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा एरो ब्रेकिंग के नाम से। और यहीं पर हमारे पैरासूट जो लगाए गए हैं क्रू मॉड्यूल में वो डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे और स्प्लैश डाउन ये जब होगा तो ये वाटर के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पर हम इसको ले आएंगे।
तो 7 दिन तक इसको ऑर्बिट के अंदर रहना है और लगभग 36 मिनट लगेंगे इसको डी बूस्ट होने से लेकर स्प्लेश डाउन होने में नीचे आने तक पानी के अंदर। अब मैन्ड मिशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये 5 से 7 दिन के अंदर स्पेस में ये रहने वाला है। गुजरात के अंदर हमने सोचा है कि स्प्लैश डाउन हम करवाएंगे, री एंट्री करवाएंगे और इसके बाद में लॉन्च जो है इसकी कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि ए सन और ए डॉटर ऑफ इंडिया विल गो टू स्पेस फ्रॉम इंडियन सॉइल बाय एन इंडियन व्हीकल बाय 2022। ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था उससे पहले, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। अब हमने ये 2025 तक का कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे जो या तो कोई बेटा या कोई बेटी ऐसी होने वाली है जो इंडिया के द्वारा बनाए गए लॉन्च व्हीकल से स्पेस में जाएंगे। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट यही है कि इनहेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल, कंट्री का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का लेवल है उसको बढ़ाएंगे। कुछ हमारे नेशनल प्रोजेक्ट हैं जैसे कि अदर इंस्टीट्यूट्स के, एकेडमिक्स के, इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये इम्प्रूव करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि जो भी ये सामान हमने बनाया है, जो भी सब कुछ तैयार किया है, वो ज़्यादातर हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही लिया है, तो इंडिजीनियस बना रहे हैं, तो इसी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी। यूथ को इंस्पायर करेगा, हमारे जो यंग माइंड्स हैं उनको इंस्पायर करेगा कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस के लिए उनके प्रति अवेयर बने और कुछ बहुत सारे यूथ जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी में आना चाहें, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें। टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड होगा, सोसाइटी का बेनिफिट होगा उससे, और एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी देखा जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिसीज़ पे हमें जापान के साथ हम लोग मिल रहे हैं तो वही हम देखेंगे। अब हमने पहले बात की कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, तो 60% जो यहाँ पर इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर जो हमारे PUCs है उनसे लिया जा रहा है या फिर इंडियन इंडस्ट्री से लिया जा रहा है। इसमें आप देख पाएंगे सेल नाम से भिलाई प्लांट जो है वो स्पेशल स्टील भेज रहा है इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी, तो ये भी आप देख सकते हैं। और सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 15,000 नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में 1 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बातें की जा रही है कि इंडिया का खुद का 2035 तक हमें क्या चाहिए? एक स्पेस स्टेशन चाहिए जहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाके सालों सालों तक रह सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए ऊपर गए हैं। मोटिवेशन मिलेगा यूथ को, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेंगी। इंडिया की रीजनल नीड्स जो है, फूड हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर फोकस ज़्यादा अच्छे से करा पाएगा। और इंडिया क्योंकि एक सॉफ्ट पावर है तो ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा देगा कि वो और अपना नाम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बना सके। कुछ इंडिया के नेक्स्ट मिशन भी आने वाले हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 पे हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हम यहाँ पर आप रोवर को देख सकते हैं, लैंडर को देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब ये निकलेगा तो इसमें से पहले वाले का क्या नाम था? विक्रम रोवर। तो इसी तरीके से ये काम करेगा। दूसरा हमारा जो है वो है शुक्रयान मिशन। अब ये शुक्रयान मिशन है तो ये शुक्र के ऊपर जाने वाला है यहाँ पर, और यहीं से इसी के बारे में जानने के लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ UPSC एस्पिरेंट, जैसे कि फर्स्ट मैन कौन था जो स्पेस में गया? वो थी यूरी गार्गिन, USSR से। यूनाइटेड सोवियत संघ की जब हम बात करते हैं तो उसी को हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं। मैन एंटर स्पेस, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इसको छापा गया था और हमें पता चलता है। पहली महिला कौन है जो स्पेस में गई थी? वो थी वेलेंटीना टेरेसोक्वा, USSR से, ये फिर से वहीं से हैं। इंडियन हीरोज़ की बात करें तो राकेश शर्मा जो कि इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से पहली बार स्पेस में जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कल्पना चावला की जो कि नासा की तरफ से, लेकिन इंडिया की वो रहने वाली थी, इंडिया के उनके ओरिजिन थे, तो हम बहुत प्राउडली इनको मानते हैं, जानते हैं। और थर्ड हम देखते हैं सुनीता विलियम्स की जो कि खुद में इंडिया की एक इसरो की मेंबर है, साइंटिस्ट रह चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रॉकेट होने वाला है इसके क्या क्या पार्ट है, क्योंकि इससे क्या आ सकता है? प्रीलिम्स के अंदर एक सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर लगाई गई है ताकि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी जाएंगे फिर भी एस्केप किया जा सके, उससे हटा जा सकते। दूसरा यहाँ पर CES जेटी सोइंग मोटर का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? सभी के सभी टेस्ट है क्रू एस्केप सिस्टम के लिए। और थर्ड है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, ये 3 मोटर इसमें लगाई गई हैं।
फोर्थ हम देखते हैं कि क्रू मॉडल के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल है उसमें यहाँ पर प्रोपोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट भी किए गए हैं। दूसरा है सर्विस मॉड्यूल डेमोन्स्ट्रेटर मॉडल, उसका भी टेस्ट हुआ है। और थर्ड क्या है, मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। इस तरीके से करके ही हम उनको भेजने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है। पहला हमने ये पार्ट पूरा देख लिया है कि इसमें मोटर लगी हुई है, 3 तरीके की शेड्यूल हमारे हैं, पैराशूट है, वो सब कुछ किसमें है, रॉकेट के ऊपर वाले भाग में है। फिर रॉकेट का जो बीच का भाग है उसमें हमने क्रायो स्टेज इंजन लगाया है। अब क्रायो स्टेज क्या होता है, क्रायोजेनिक यानी कि जिसके अंदर लिक्विड यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन मिलकर फ्यूल देंगे रॉकेट को, उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक यहाँ पर इंजन्स। उनको हमने क्वालिफिकेशन टेस्ट किया और वही इसमें काम करेंगे। दूसरा यहाँ पर है लिक्विड स्टेट L1110 जो है वो यहाँ पर इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि विकास इंजन के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और थर्ड हमारा है सॉलिड बूस्टर्स का। अब ये क्या है, ये सॉलिड फ्यूल है और यहाँ पर उठाने के लिए सबसे ज़्यादा बूस्ट जो होगी वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। फिर जब ये आसमान में या लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी और इसके बाद क्या रह जाएगा, जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है और उसी के साथ में जो लिक्विड इंजन है विकास इंजन, ये दोनों इसमें मिलकर काम करेंगे, फ्यूल इसको देंगे। अब हम आते हैं मेन आर्टिकल की तरफ कि गगनयान जो है वो इंडिया के लिए क्या चेंज लाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि जो अर्थ के ऑर्बिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, जो कि लगभग 35,786 किलोमीटर दूर है। इक्वेटर यहाँ पर देखिए, और ये इक्वेटर के साथ साथ ही चलता रहता है, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे यहाँ पर ये भी घूमता रहेगा। दूसरा हमारा है लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब इसमें क्या है कि ये 10,000 किलोमीटर से कम है। अब देखिए ये क्या करता है कि ये इक्वेटर के साथ ना घूमकर थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन में घूमता रहता है। जो भी यहाँ पर आप भेजेंगे वो इस तरीके से घूमती रहेगी। तो ये है लो अर्थ ऑर्बिट। थर्ड पे हम जाते हैं जो कि है मिडल अर्थ ऑर्बिट। अब जो आप ये छोटा छोटा देख पा रहे हैं ये यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेटर के साथ घूम रहा है ये क्या है, ये है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा हम देखते हैं कि बिल्कुल दूसरी जो ये है ये क्या है, ये है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो थर्ड ये बच जाता है ये होता है पोलर ऑर्बिट, या फिर जो मीडियम हम इसको बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट। ये यहाँ पर होता है 1000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक ये बीच में रहता है। आप इसमें कहीं भी सैटेलाइट्स को छोड़ सकते हैं। फिर एक होता है सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट, यानी कि ये सन के साथ साथ घूमता रहता है। जैसे जैसे सन जिस दिशा में जितनी स्पीड से चलेगा उतनी ही उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सैटेलाइट लगी होंगी वो भी घूमेंगी। अब ये कहाँ है, ये अर्थ में 600 से 800 किलोमीटर के उपरांत में पाया जाता है जब हम ऊपर चलते हैं। और ये पोलर होता है। आप देखिए कैसे ये जो चल रहा है ये पोल्स के साथ साथ चल रहा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रहा है, फिर ऊपर सैटेलाइट जाएगी, फिर ऐसे आएगा, तो ये पोलर भी इसको बोला जाता है। और लास्ट में हम चलते हैं जो कि है यहाँ पर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। अब इसमें क्या किया जाता है कि आपने जो भी यहाँ पर भेजा उसको पहले वो घूमता रहेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, फिर घूमता रहेगा, फिर वो मीडियम में जाएगा, और मीडियम से होकर फिर ऐसे सीधा ऐसे ना जाते हुए वो घूम घूम कर कहाँ पर जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा, और उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसी दिशा में ऐसे घूमता रहेगा। तो ये होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और एट द एंड हमें पता होना चाहिए कि जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फ़र्क क्या है। देखिए जियो जो सिंक्रोनियस ऑर्बिट होता है वो हमेशा इक्वेटर के आसपास, जैसे जैसे अर्थ अराउंड कर रही है वैसे वैसे सिर्फ घूमता रहेगा, हमेशा इक्वेटर के आसपास ही रहेगा। लेकिन सिंक्रोनियस जो ऑर्बिट होता है वो स्टेशनरी नहीं है, वो केवल एक ही जगह पर खड़ा नहीं है, ऐसे अर्थ के साथ साथ नहीं घूम रहा है। अगर मान लीजिए आप एक कार में चल रहे हो और दूसरी कार है जो उतनी ही स्पीड से आपके साथ चल रही है, अब आपको दूसरी कार ऐसा लगेगा जैसे खड़ी हुई है, वो चल ही नहीं रही है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन अगर ये स्पीड कम या ज़्यादा होती तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कार चल रही है। ऐसा ही कुछ
को भी देखकर आपको लगता है कि आप बहुत स्पीड में चल रहे होते हो, लेकिन जब आप देखते हो बाहर ट्रेन से पेड़ों को या बस से, तो आपको लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं। इन रियलिटी क्या हो रहा है, आप जा रहे हो। यही यहाँ पर फ़र्क होता है, क्योंकि अर्थ बिल्कुल इतनी ही स्पीड से घूम रही है और उतनी ही स्पीड से यहाँ पर जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो हमें लगता है कि सैटेलाइट जो है वो स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी अवस्था में, वो घूम ही नहीं रहा। लेकिन इन एक्चुअलिटी क्या होता है कि वो भी साथ साथ चल रहा है। जियो सिंक्रोनियस, अब ये क्या कर रहा है कि अर्थ के साथ साथ तो चल रहा है लेकिन स्टेशनरी नहीं है। क्यों नहीं है स्टेशनरी? क्योंकि ये इंक्लाइन करता रहता है। कभी जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, फिर से ये इंक्लाइन जो बनता है इसको बोला जाता है जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट। होप आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। गगनयान मिशन क्या है वो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं कि गगनयान एक्चुअली में इंडिया के लिए क्या करने वाला है। 27 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कि हमारे जो ह्यूमन यहाँ पर स्पेस फ्लाइट मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट है 2025 के अंदर, उनके नाम हमें बता दिए जाते हैं। गगनयान क्या है वो हम देख चुके हैं। अभी इंडियनियस जो स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है 2035 तक इसरो को, वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आवेदन किया गया है कि ऐसा कर दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ये भी आवेदन कर रहे हैं कि 2040 तक इंडिया से मून पर यहाँ पर हमें किसी न किसी एस्ट्रोनॉट को भेजना है और ह्यूमन को वहाँ पर भेजना है। फर्दर इसरो की बात करें तो इसरो अभी हमें पता है चंद्रयान 3 करने वाला है, और उसके बाद एक और मिशन है जो कि जॉइंट मिशन होने वाला है जापान और इसरो का, जिसमें हम एक रोवर को लैंड करेंगे और फिर वहाँ से जो लूनर सोइल होती है, जो चांद की मिट्टी होती है, उसका सैंपल वापस अर्थ के ऊपर लाया जाएगा। अब ये सब जानने के बाद में हमें समझ में आता है कि अब इसके अलावा इंडिया में क्या किया गया। देखिए, इंडिया में पहली बात तो गगनयान के मिशन की वजह से 2 नई ब्रांचेस खुल गई हैं स्पेस की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। पहले इसरो के ऊपर सारा भार आता था, लेकिन अभी एक जो है वो बना है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और जो दूसरी कंपनी यहाँ पर बनी है वो क्या बनी है, वो बनी है इन स्पेस के नाम से। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस है आपका इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये जो 2 कंपनीज यहाँ पर बन गई हैं, इन स्पेस प्लस NSIAL, अब ये लोग गगनयान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा इसरो ने एक थर्ड बॉडी भी बना दिया है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी वो है जो कि जानी जाएगी HSFC के नाम से। अब ये क्या है? ये है गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC। तो ये यहाँ पर तीसरी बनी है। 3 कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से अब जो स्पेस के अंदर और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वो और बेहतर तरीके से होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और ज़्यादा उस पर काम किया जाएगा। अब ये क्या क्या कंपोनेंट है गगनयान में? लॉन्च व्हीकल हमें पता है Mark 3 है, और उसके अंदर विकास 2 के यहाँ पर इंजन्स लगे हुए हैं। क्रायोनोजेनिक इंजन अलग से लगा हुआ है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल की तरह काम करती हैं। ऑर्बिट मॉड्यूल जो है वो है 8.2 टन का। ऑर्बिट के अंदर वो घूमेगा, LVM3 रॉकेट में घूमेगा, और कहाँ पर घूमेगा? लो अर्थ ऑर्बिट की तरह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप रिपीट करके क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको 2-3 बार आप सुनेंगे तभी याद होंगे। और यहीं से, क्योंकि चंद्रयान 2 भी अभी सक्सेसफुल हुआ है, गगनयान भी अभी सक्सेसफुल हुआ है, तो ये दोनों ही 2024 प्लस 2025 का जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातें ही याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। क्रू की बात करें तो क्रू के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जिसमें कि प्रशांत नायर पहले हैं, दूसरे हैं अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, और फोर्थ हमारे हैं वो है शुभांशु शुक्ला, जो कि विंग कमांडर यहाँ पर रह चुके हैं। चारों के चारों इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, और वहीं से वो लोग अब हम क्या करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवा के IF के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में, उसके बाद इनको भेजा जाएगा। अभी हम समझते हैं कि अभी तक गगनयान क्या क्या अचीव कर चुका है। तो हमने देखा कि एक तो NSIL और इन स्पेस दोनों ही इनका बर्थ हो चुका है, जन्म बन चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन से बन चुकी हैं, और इन्होंने 2022 के अंदर नेशनल जियोस्पेटियल पॉलिसी जो बनी हुई है उसको भी ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में बनी है, उसको ज्वाइन किया है, और हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का एक्ट आया है 2023 में, उसको भी इन्होंने ज्वाइन
किया, तो इन सभी चीज़ों को ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इससे कमर्शियल थोड़ा सा और ज़्यादा मदद मिलने वाली है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सप्लोरेटरी जो मिशन होने वाले हैं, ये एक नई स्पेस रेस मिलेगी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को, जो अर्थ और आउटर स्पेस के लिए इसरो अब लड़ने के लिए, जीतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो यही समझते हैं कि ये गगनयान जो मिशन होने वाला है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द चूजन फोर। देखिए आज संडे का दिन है और आज के आर्टिकल के अंदर काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं छापता है। द हिंदू ने बहुत अच्छे से गगनयान न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया है, तो हम भी इस पर थोड़ा सा इनके ऊपर टाइम लगाएंगे और समझेंगे। तो क्या बातें की जा रही है, 4 हमारे पास है। पहले जो हमें वो है हमारे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, दूसरे हमारे पास है प्रशांत बालाकृष्ण नायर, थर्ड है अजीत कृष्ण एंड 4 है अंगद प्रताप। ये जो 4 एस्ट्रोनॉट है या इंडियन एयरफोर्स के हमारे लोग हैं, वो क्या करने वाले हैं, गगनयान के थ्रू बाहर जाने वाले हैं, इसके अंदर मिशन के अंदर जाने वाले हैं। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे कि कैप्टन नेयर जो है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये केरला के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1978 में। एयरफोर्स के अंदर ये एनडीए को क्लियर करके आते हैं और उसके बाद इनको एयरफोर्स में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा जाता है। और यहीं पर इन्होंने आज तक लगभग 3000 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट्स को उड़ाया है और SU-30 एयरक्राफ्ट को भी इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा हमारे पास है अजीत कृष्णन। अजीत कृष्णन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि ये भी एनडीए क्लियर करते हैं, एयरफोर्स में आते हैं 2003 के अंदर और फिर ये एक टेस्ट पायलट बनते हैं। इन्होंने लगभग 2900 हावर्स ऑफ फ्लाइट्स को अपनी बेल्ट के उसमें क्या किया है, उड़ाया है, जिसमें से इनके अंदर सुकाई को इन्होंने उड़ाया है, MiG, जैगवार, होक, डोरेनियन, एंटोनोवा N-32। तो ये सब ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इनके द्वारा फ्लाइट किए गए हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने एनडीए का जो एग्ज़ाम था वो 1982 के अराउंड ही क्लियर किया। और फिर हम चलते हैं शुभांशु शुक्ला की तरफ। अब शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, ये 1985 में लखनऊ में इनका जन्म होता है। इनकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है एनडीए में 2005 के थ्रू और ये ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स को एज अ पायलट 2006 के अंदर। इनकी जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। और जो पहले इंडियन सिटीजन है स्पेस के अंदर जाने के बाद में, राकेश शर्मा, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लास्ट हमारे पास है एयर मार्शल भूषण गोखले। देखिए भूषण गोखले जो हैं वो यहाँ पर रिटायर्ड है और इन्होंने एयरफोर्स के लिए क्रेडल ऑफ मिलिट्री एविएशन इनको वो भी मिला हुआ है, इनाम भी मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अजीत कृष्णन को भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के इनाम से नवाजा गया है। तो ये सब इनको मिले हुए हैं और इन्होंने ट्रेनिंग की है। जब 2018 में ही यहाँ पर पता चला था कि गगनयान के लिए इनको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो तभी से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद से। बेंगलुरु के अंदर इनकी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग चली और अभी ये बिल्कुल तैयार है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इनको हामी भर दी है कि ठीक है ये जा सकते हैं नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा भी, और अब ये लोग बिल्कुल तैयार है कि ये यहाँ पर गगनयान मिशन में जाएंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज पतंजलि। देखिए अभी अभी क्या हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पतंजलि जो ब्रांड है और उनके जो को फाउंडर है यहाँ पर बाबा रामदेव जी, उनको एक नोटिस भेजा गया है। उनको बोला गया है कि वो एडवर्टाइजमेंट अपने कुछ जो उनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत पहले 2022 में भी एक पिटीशन लगाई गई थी IMA के द्वारा। IMA क्या होता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इन्होंने बोला था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसके अंदर काफ़ी झूठ होता है। अब इसी झूठ को पकड़ने के लिए या ज़्यादा झूठ ना बोला जाए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, उसी के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा 2 कानून बनाए गए हैं। पहला क्या कानून है? पहला हम देखते हैं जो कि है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एंड OA ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 में ही इसको बना दिया गया था। यानी आप जो भी मेडिसिन से रिलेटेड मैजिक रेमेडीज़ की बात कर रहे हो कि जादू ही आप ठीक हो जाओगे, उसके ऊपर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपके ऊपर क्या लग सकता है? फाइन भी लग सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। दूसरा हमारे पास जो एक्ट है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2019 में अमेंडमेंट होकर आता है और इसके बिहाफ पे भी इसमें केस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों
दोनों बिहाफ पे केस को लिया। और हम देखते हैं 2022 में पतंजलि को नोटिस दिया गया कि वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको बंद कर लीजिए, वरना जिस भी प्रोडक्ट पे उन्होंने जो भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट की है, जैसे कि पूरा का पूरा वो उसको ठीक कर देंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल पता भी चलते हैं। ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी होती है आंखों में, जो अभी तक ठीक नहीं हो सकती अगर किसी को भी हो जाए ना, रिसर्च ये बताती है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा क्लेम किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि आप हमारी जो आंखों में डालने की ड्रॉप्स है उसको डालिए, ये उसको पूर्ण तरीके से ठीक कर देगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो मिसलीडिंग है, जो कि गलत है, और उन्हीं के कारण इनके ऊपर ये लगाया गया। और उसी में क्या बोला गया कि आपको हर एक प्रोडक्ट के 1 करोड़ रुपए यहाँ पर फाइन देने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपके 5 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर बैन लग जाएगा। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, उसके बाद भी थ्रेटन नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा से इनको पेनलाइज किया जा रहा है, और अभी यही है कि ऐड जो है वो अनलॉफुल नहीं है। इसके अलावा ये क्या करती हैं कि पब्लिक की हेल्थ को भी रिस्क में डाल रही हैं, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। पतंजलि ने क्लेम किया है कि जो उनकी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वगैरह को लेकर ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मिराकल केयर के नाम से। और जो कुछ कंपनी वाले हैं वो जानबूझकर इसको बंद करवाना चाहते हैं। तो ये उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ए केस फॉर लाइफ सेविंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले क्या डाटा है कि जितने भी यहाँ पर जन्म होते हैं जिसके अंदर 18 मंथ से कम का गैप होता है 2 प्रेगनेंसीज के अंदर, वो यहाँ पर प्रेगनेंसी को 31% ज़्यादा हाई रिस्क बना देती है। यानी कि अगर आपने को जितना यहाँ पर समय चाहिए होता है 2 से 3 साल का एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में, अगर वो नहीं रखा तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी या कि किसी की भी जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, काफ़ी रिस्कियर हो जाती है। उसमें बच्चे को भी रिस्क होता है, साथ में मदर को भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। करंटली अभी क्या किया जा रहा है कि एक 2 साल का गैप जो है वो हेल्दी गैप माना गया है एक वुमन के लिए, ताकि वो खुद की बॉडी को रिकवर कर पाए, अपनी हेल्थ को रिगेन करे, स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, और नरिशमेंट जो उसको चाहिए उसको भी ला सके। अभी फ़िलहाल इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि वो 2 साल तक कि आपने प्रेगनेंसी, अभी आप प्रेग्नेंट हुए थे, बच्चे को जन्म दिया है तो अब आपको प्रेग्नेंट दोबारा नहीं होगे। नहीं, अगर आप इंटीमेसी के अंदर इंडल्ज होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर जाते हैं, तो आपकी बॉडी साथ साथ में दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए, ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, उसके लिए फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन है जिनका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है, जैसे कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिनको आप खा सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिसको आप इमरजेंसी के लिए, जो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं कुछ घंटों के लिए। 36 से लेके 48 आवर्स में अगर आप लेंगे तो क्या होगा कि आपको इमरजेंसी के अंदर वो काम आएंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें इंजेक्शनेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू आपको लगाया जाता है ताकि आपको क्या हो, रिप्रोडक्शन ना बन सके। ये सारे टैबलेट्स वगैरह वुमन को ऑफर की जाती हैं। अब कुछ मॉडर्न कॉमन मेथड्स आ रहे हैं जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, या तो उसके अंदर फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है कि आप फीमेल को ही स्टेरिलाइज कर दीजिए, वो खुद में प्रेग्नेंट हो ही ना पाए, या फिर दूसरा जो तरीका है वो होता है यहाँ पर इंजेक्शनेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का, या फिर ज़्यादातर क्या होता है कि मेल कॉन्डम्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन कई बार जो कॉन्डम्स का इस्तेमाल है वो काफ़ी अननेचुरल तरीके से या फिर गलत तरीके से कर दिया जाता है, जिससे जो फ़ायदा है वो पूरा का पूरा उनका नहीं मिल पाता है। इसी वजह से 2 नए ट्रीटमेंट यहाँ पर लाए गए हैं कुछ स्टेट के अंदर। अभी वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ में है, ना कि प्राइवेटली आपको मिलेंगे। जिसमें पहला जो तरीका है वो है DMPASC, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया जाएगा, जो कि 3 साल तक यहाँ पर काम करेगा फीमेल्स की बॉडी के अंदर, और 3 साल तक जो उनके हार्मोन्स है या जो काम करना चाहिए उसको, उनके ओवरीज को, तो वो यहाँ पर ओवल्यूशन के टाइम पे नहीं होगा। दूसरी जो नई मेथड है वो क्या है, एक है स्पेकुलोनिस इम्प्लांट्स, जो कि लग सकता है 3 या 4 मंथ्स के लिए, और दूसरा यहाँ पर प्रिवेंट कर सकता है प्रेगनेंसी को 3 साल से लेके 3-4 महीने के बीच में। तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है यूजर के अंदर भी, कम्युनिटीज़ के अंदर भी। फीमेल जो है वो इतना एम्पावरमेंट खुद को महसूस नहीं
नहीं करती है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं कि वो इन चॉइसेस के अंदर आ सके, इनको ले सके अच्छे से, उसी पे काम करने के बारे में बोला जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है। जैसे इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया की जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है, ये क्या होता है कि जो माँ अभी माँ बनी है, प्रेग्नेंट हुई हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, वो काफ़ी कम किया गया। पहले कितना होता था कि 1 लाख के ऊपर यहाँ पर लगभग 130 महिलाएं ऐसी होती थी जिनको जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। 2016-17 का ये डाटा है। लेकिन अगर अब हम जाते हैं 2018 और 20 के अंदर, 2 साल बाद अगर देखते हैं तो ये जो 130 महिलाएं थी वो घटकर अब 97 रह चुकी है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप इस पर ढंग से काम करेंगे तो ये जो रिस्क है प्रेगनेंसीज के अंदर में, ये और कम हो जाएगा और जो मदर मॉर्टेलिटी रेट है वो और ज़्यादा घटकर क्या हो सकता है, 0 पे भी आ सकता है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। और इंडिया अब क्योंकि खुद में एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इंडिया की हो चुकी है, तो इसी वजह से इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, जो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन होता है, बच्चों को जन्म होता है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा मात्रा है। एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा यहाँ पर ना हो। तो स्टडी ली गई है, इसमें भी हमें पता चला है कि कैसे अगर 18 महीने से कम का गैप होता है 2 बच्चों के जन्म में, तो कितना ज़्यादा 49% तक उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। बहुत सारे रिस्क इसमें होते हैं और सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जितनी भी वुमन महिलाएं जो या तो लिमिटेड एजुकेशन उनके पास थी, शिक्षा कम थी, या फिर उनके पास एजुकेशन नहीं ही थी, उनमें ही ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिस्क है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती हैं। तो ये हेल्थ की तरफ से जीएस पेपर 3 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस पर्सपेक्टिव से इससे पढ़ें। मेंस में सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एनीमिया की प्रॉब्लम यहाँ पर फीमेल्स में होती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, खास करके प्रेगनेंसी के बाद में बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, कुपोषण हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है IAF, इंडियन एयरफोर्स फोर्स जो है उन्होंने LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारे पास, यहाँ पर चाइना में हम देख पाएंगे कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है जिसको LAC बोला जाता है, उसके पास में एक यहाँ पर एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। अब ये 2 साल से काम चल रहा है, इसको रोक दिया गया है क्योंकि सर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रनवे बनाया जा रहा है बहुत नज़दीक, केवल 30 किलोमीटर की ये दूरी पर होगा यहाँ पर चाइना से, और हमारे एयरक्राफ्ट जो होंगे वहाँ पर आराम से उतर जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में, अगेन एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमसे बहुत सारे स्पीशीज़ के बारे में पूछा जाता है, खास करके प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए। कह रहे हैं मीटिंग कॉल्स इंडिकेट इंडेंजर्ड हैंग्यूल आर ऑन ए कमबैक ट्रायल। हैंग्यूल जो है वो, ये आप पेड़ देख सकते हैं, हिरन है, हिरन की एक प्रजाति है और ये कश्मीर का यहाँ पर स्टेट एनिमल भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये कहाँ पाया जाता है कश्मीर में, इनकी जो मात्रा है ज़्यादातर डेकिकम नेशनल पार्क में मिलती है और ये जो है लगातार इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजियस स्पीशीज़ के रूप में भी यहाँ पर जो IUCN है उसके अंदर रखा गया है। तो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अब इनको बचाना है, इनका संरक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो 1947 से ही जो पॉपुलेशन है हैंगुएन की वो काफ़ी डिक्लाइन पे थी, बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। खासकर 1947 में हम देखते हैं कि लगभग 2000 हमने इनको देखा था वहाँ पर, लेकिन जब हम आगे आगे आते हैं तो 1968 जस्ट 20 साल के बाद ही इनकी संख्या जो है वो 384 के आसपास दिखाई देने लगी, तो बहुत कम हो रही है। आज हम देखते हैं कि अभी तक कश्मीर में लगभग 300 इनकी जो संख्या है वो हो चुकी है। यहाँ पर हैंगुल की जो पॉपुलेशन है 2004 के अंदर वो इतनी भी कम आ गई थी कि एक बार 183 हो चुकी थी और 2015 में ये 261 तक पहुंच गई थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फिगर से।
वहाँ से हमें समझ में आया है। कारण क्या है इतना कम होने का? देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है ह्यूमन इंटरवेंशन। एंथ्रोपोजेनिक रीज़न बहुत होते हैं कि हम लोग इनके लाइफ में इंटरवेंट करते हैं, इनको मार दिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है, ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े इसके कारण हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग की कॉल्स जो हो रही है, क्या होती है मीटिंग कॉल्स? इंटीमेसी के लिए। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका सीजनल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, और सीजनल होने का रीज़न होता है कि ज़्यादातर उनको क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए ही अपना जो इंटीमेसी है वो उनको चाहिए होती है। अब ये क्योंकि सीजनल है, इनका टाइम है 2 से 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसमें इनके जो मीटिंग कॉल्स है, मीटिंग करने के लिए क्या करेंगे? कुछ आवाज़ें निकालेंगे, जिससे कि एक फीमेल जो हिरन है वो यहाँ पर मेल जो हेगवल होगा उसको अट्रैक्ट कर सके, और उसके बाद में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो हो, ताकि इनका रिप्रोडक्शन हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 40 से 50 मेल के ऊपर 100 फीमेल होने चाहिए, रेशो कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी ये रेशो बहुत कम है, क्योंकि मेल जो है वो सिर्फ 19.2% और फीमेल जो है 100 है। तो इस रेशो के ऊपर भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और जितनी ज़्यादा हो सके इनका कंजर्वेशन होना चाहिए। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नियर के एरियाज़ में वाटर की कमी है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, और उसी के बाद में जो कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी है उसके अंदर भी इनको बचाया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी शिया कर ट्रायल के अंदर स्थापित कर दी गई है। यानी कि कैप्टिविटी के अंदर इनको पकड़ा जाएगा और उसके अंदर इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, ताकि वहीं से इनका रिप्रोडक्शन हो, बच्चे आए अलग से और इनको बचाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रेडेक्टरी फिश यूज रैपिड कलर चेंजेस टू कोऑर्डिनेट अटैक्स। देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन बोल रही है? इन्फॉर्मेशन कहती है एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से कि एक फ़िश है, क्या नाम है फ़िश का? स्ट्रिप्ड मर्लिन। क्यों बोला जा रहा है मर्लिन इसका नाम है? और क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर आप ये स्ट्रिप देख पा रहे हो, इसकी वजह से इसको स्प्रिट मर्लिंग बोला जा रहा है। क्या है? ये एक फ़िश है, और ये जो फिश है इसमें एबिलिटी है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकती है। कब कर सकती है? ये फिश है पहले जब ये शिकार नहीं कर रही है, और ये फिश है जब ये अटैक करने वाली है, शिकार करने वाली है। तो ये कहा जा रहा है स्टडी के अकॉर्डिंग कि ये जो फिश है, ये जो अटैक करती है उस समय पे कम्युनिकेशन करने के लिए, दूसरी शिप्स को बताने के लिए, या फिर जो इसका शिकार है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है। यही इसकी एक जो हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है। ड्यूअल पर्पजेज है, एक तो कम्युनिकेट कर लेती है, दूसरा क्या करती है कि यहाँ पर जो कलर चेंज हो रहा है वो प्रे के लिए भी होता है, कि दो ये हैं, एक दूसरे को बताती है कि यहाँ पर शिकार है और मैं उसका करने वाली हूँ, दूसरा शिकार को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो ड्यूअल पर्पजेज यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है, लिखा गया है पी चिदम्बरम द्वारा, और ये कहते हैं कि एक डाटा दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर केवल 5% ही लोग गरीब हैं। अब हमारी जनसंख्या ऑलमोस्ट 140 करोड़ से ऊपर की है, 5% गरीब है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे। लेकिन ये तथ्य किस प्रकार से ठीक नहीं है वो यहाँ पर पी चिदम्बरम हमें बताते हैं। ये कहते हैं देयर आर नो पुअर इन इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है कि भारत में गरीब नहीं है, ये बिल्कुल बेहुदा स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी जो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल का एक डाटा आया था, और नीति सर्वे जो नीति आयोग है उन्होंने भी कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग बताया। कौन सा सर्वे उन्होंने लिया? उन्होंने लिया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि कौन निकालता है? NSSO। देखिए, प्रीलिम्स में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको एक लाइन दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि ये सर्वे था और ये इनके द्वारा बताया गया है। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कि किस सर्वे को कौन दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसे सवाल आप करंट अफेयर से रिलेटेड गलत कर देते हो तो ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी जैसा काम हो जा रहा है। आपको इन सवालों को एटलीस्ट याद रखना है, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिकल जो हमारा ऑफिस यहाँ पर निकालता है वो किसको निकाल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कल ही हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, और जीडीपी में मैंने आपको बताया कि 3 क्वार्टर्स के अंदर रिपोर्ट आती है ग्रोथ की, जो कि कौन निकाल रहा है? स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ इंडिया जो है वो इसको निकाल रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप बार बार न्यूज़पेपर पढ़ें तो इनको याद कर सकें। इसी प्रकार अब आपको पता होना चाहिए हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी एक घर के अंदर कितना कंजप्शन
परसेप्शन होता है, कितनी चीज़ों को लोग लेते हैं और उसको लेने में कितना खर्च आता है, एक्सपेंडिचर कितना होता है, उसी का सर्वे यहाँ पर निकाला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। अब हम ये समझ चुके हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या है, NSO होगा, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या होगा, NSSO होगा। इनमें अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। डाटा को पढ़ें तो मंथली एक्सपेंडिचर जो रूरल इंडिया का है, जो टॉप 5% पे आते हैं, वो रूरल इंडिया, ग्रामीण इंडिया के अंदर लगभग 10,000 10,500 रुपये खर्च करते हैं और अर्बन इंडिया में लगभग 21,000 के करीब ये खर्चा आ जाता है। एवरेज जो मीन आएगा वो होगा 3,500 रुपये का, जो कि गांव में खर्च होता है, और शहर में ये खर्च लगभग 6,500 रुपये आता है। जो बॉटम 5% है, जो बिल्कुल ही गरीब हम जिनको बोल सकते हैं, वो खर्च कर रहे हैं गांव के अंदर 1,373 रुपये पर मंथ एंड शहर में 2,000 रुपये। अब अगर इनका मीडियन निकाला जा सके तो हम देख सकते हैं कि जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होगा 50% का इंडिया के अंदर, वो 3,000 रुपये खर्च करते हैं इंडिया में, और लगभग 5,000 के तकरीबन यहाँ पर खर्च होता है शहरों के अंदर। तो 50% जनसंख्या का जो खर्च है वो इस तरीके से निकलता है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा दिया गया है 5% का बॉटम, जो कि बहुत कम है। 1,300 रुपये या 1,400 रुपये में आपको एक महीना निकालना है। यही अगर हम 20% का देखें, लास्ट के जो हमारे 20% है, तो 0 से 5% कितना कमाते हैं, 1,373 रुपये गाँव में। 5 से 10% कितना खर्च करते हैं, लगभग 1,800 रुपये, और 10 से 20% करते हैं लगभग 2,000 रुपये, और शहरों में ये जो गन्ना है, आंकड़े हैं, वो लगभग 3,000 के आसपास है। तो 30% के अकॉर्डिंग अगर हम लास्ट में भी देखें तो रोज़ का जो हमारे इंडिया के 20% जो जनसंख्या होगी, जो कि हमारी कितनी होगी, लगभग 28 से 29 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो क्या करते हैं, रोज़ के केवल 70 रुपये अगर वो गाँव में रहते हैं तो, या फिर 100 रुपये अगर वो शहर में रहते हैं तो उनका खर्चा होता है। ये इनके खर्च है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें जो 2,000 रुपये होते हैं, 3,000 रुपये होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर गरीबी नहीं है, क्योंकि आप किस तरीके से इनको निकालेंगे पर कैपिटा ये, और ये भी फैमिली का खर्च एक्चुअली में पता चल रहा है कि आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल को 70 या 100 रुपये नहीं लगाने। रदर क्या हो रहा है कि फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो वो 4 लोग यहाँ पर 70 रुपये लगा रहे हैं 20 या 100 रुपये में। तो 20 रुपये या 25 रुपये किसी के अगर एक दिन का खर्च उनके पास आता है तो उसमें खाना भी होता है, कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो इससे पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्या ये पुअर के अंदर नहीं आते हैं? इसके अलावा इन्होंने कुछ और डाटा दिया, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, SC एंड ST जो है, वो एवरेज पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। OBCs जो है वो लगभग नियर एवरेज है, और जो अदर कास्ट बची है, जनरल कैटेगरी जो है, वो ठीक ठाक एवरेज कैटेगरी में आती है। स्टेट वाइज अगर डाटा देखें तो जो सबसे गरीब सिटीजन है, पुअरेस्ट सिटीजन है, वो या तो छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे, झारखंड में पाए जाएंगे, ओडिशा में पाए जाएंगे, या मध्य प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल, मेघालय के अंदर मिलेंगे। तो ये इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट लोग आपको मिलेंगे। इसके अलावा पुअर अगर ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर 80 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिनको हर महीने 5 kg ग्रेन जो है, अनाज जो है, वो फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो अगर पुअर नहीं है तो इंडिया को क्यों करना चाहिए? दूसरा ये बताते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा ये बताया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर 6 से 60 महीने के बीच में होते हैं, उन बच्चों में से 67% ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिनमें एनीमिया की बीमारी, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, खून कम बनता है, ब्लड कम होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जितनी उनको ज़रूरत है। जितनी भी 15 से लेकर 49 साल तक की वुमेन है, उनमें लगभग 57% ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर एनीमिया की बीमारी है। 5 साल से बच्चे जो छोटे हैं, उनमें से 35% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंट रह गए हैं, उनकी हाइट ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू जितनी हाइट में उनका वज़न होना चाहिए था। तो 5 साल के ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, वेस्टेड हो गए हैं। 19% ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुपोषण है, यानी कि उनका जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट नहीं हो पा रही क्योंकि न्यूट्रिशन उनको नहीं मिला है। तो ये सारे आंकड़े क्या दिखा रहे हैं कि जो आपको दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में कोई गरीब नहीं है, इन एक्चुअलिटी इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, पॉवर्टी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 में, जहाँ पर हमें बात करनी होगी सोशल जस्टिस की, कि सामाजिक जो न्याय है उसके अंदर हम इसको कैसे ठीक करें।
नेक्स्ट आर्टिकल और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 60 ईयर्स अगो व्हेन एंड राज्यसभा इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड वोइड। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लिखा गया है चक्षु रॉय के द्वारा, और ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिया में अभी 56 राज्यसभा की सीट जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। 14 स्टेट से ये डाटा आया है, और इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि हर 2 साल में क्या होता है, यहाँ पर 1/3 हमारे जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए इलेक्शन होते हैं, नए मेंबर आते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन की ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें ना आप रिलीज़ करेंगे ना आप डायरेक्टली वोट मांग सकते हो, तो कॉमन जो मासेस हैं उनके साथ यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 ऐसे एमपीज़ हैं जिनको कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर निकाल दिया गया है। रीज़न क्या था, क्रॉस वोटिंग का। अब ये क्या क्रॉस वोटिंग पहली बार हुई थी राज्यसभा के इलेक्शन में, तो हम देखते हैं कि 1951 में यहाँ पर सबसे पहले राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जो कि ड्रॉ के माध्यम से हुआ था। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पर्चियों के ऊपर नाम लिखे गए सभी के, और सभी को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। एक कैटेगरी रखी जो 2 साल तक काम करेंगी, दूसरी कैटेगरी रखी जो 4 साल तक रहेंगी, और थर्ड जो पूरी की पूरी 6 साल तक यहाँ पर रहेंगी। जिनमें से कैटेगरी में 2 के नाम आए वो 2 साल तक रहे और वहाँ से हट गए और दोबारा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वापस आए या फिर उनकी जगह कोई और आया। फिर 4 ईयर में जो हुआ उसके बाद से फिर वही हुआ, और 6 अब ये लगातार। फिर हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब क्या हो गया, जो 2 में हटे थे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर 4 साल के लिए उनके पास आ गए हैं। फिर जो 6 यहाँ पर 4 ईयर के बाद हटेंगे उनके पास क्या हो गया, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए हो गए हैं, और 6 वाले हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। तो रूटीन बन गया कि 1/3 जो लोग होंगे वो आज तक ऐसे ही हटते जाते हैं, उनका टेन्योर पूरा होता जाता है, और उसके बाद से अब हर कोई 6-6 साल का टेन्योर लेकर ही राज्यसभा में आता है। वैसा नहीं है कि 2 साल के लिए बनेंगे, वो स्टार्टिंग में बस उसको सिस्टम को बिठाने के लिए किया गया था। लेकिन कुछ ऐसा ही होता है 10 साल के बाद में, लगभग 1962 का जब इलेक्शन आता है राज्यसभा का, तो वहाँ पे भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तो कुछ एमपीज ऐसे थे कांग्रेस के जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उनको, जो एक बिजनेसमैन थे जिनका यहाँ पर नाम भी दिया गया है यजी के नाम से, शीलभद्र यजी, ये एक बिजनेसमैन थे जो राज्यसभा में आते हैं, और इन्होंने क्रॉस वोटिंग कराकर जो कांग्रेस के एमएलएज थे उनको खरीद लिया था पैसे देके। और पैसे दे के खरीदने के बाद में क्या होता है कि इनके हक में वो लोग वोट कर देते हैं, जबकि ये इंडिपेंडेंट थे, ये कांग्रेस से डिपेंडेंट नहीं थे। ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कांग्रेस लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और 1967 में 6 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करते हैं कि वो जो इलेक्शन हुआ था वो वॉइड था, यानी कि गलत था, क्योंकि उसमें सच में ऐसा कुछ हुआ है। और उसी के बाद से हम देखते हैं कि 52 अमेंडमेंट भी आता है, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी आता है, और यही राज्यसभा के ऊपर आज तक भी जो चीज़ें हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हुआ है। जस्ट हमें आज के न्यूज़पेपर से ये पता होना चाहिए था कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज का न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हुई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जो राज्यसभा का मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे देती हूँ कि क्या प्रधानमंत्री हमारे जो होते हैं वो केवल और केवल राज्यसभा से हो सकते हैं? तो ये गलत है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही हो सकता है। हाँ, अगर वो राज्यसभा से है तो भी वो क्या करेंगे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति रहेगी, क्योंकि वो क्या है, स्टेट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा से नियुक्त किए जाते हैं, और लोकसभा प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये दोनों ही केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। उन्हीं को इनको अकाउंटेबल रहना है, उत्तर देनी है, जवाबदेही करनी है। यहीं पर हम अभी इसको ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।